तो चलिए हम सदिश गुणनफलों के बारे में थोड़ा और सहज ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो पिछले उदाहरण में हमने ए क्रॉस बी को लिया था। तो चलिए देखते हैं कि जब हम बी क्रॉस ए लेते हैं तो उसमें हमें क्या बदलना होगा, और हम इसकी तुलना ए क्रॉस बी से करेंगे ताकि ये आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है ये ए क्रॉस बी को दर्शाता है। तो हमने इसे बनाने के लिए दक्षिण हस्त नियम यानी कि राइट हैंड रूल का उपयोग किया था, और हमने देखा था कि इसका जो परिमाण आया था वो 25 था, और इसकी जो दिशा यानी जो एन कैप था वो नीचे की ओर थी। ठीक है, तो जब हमने इसे यहाँ बनाया तो ये पृष्ठ के अंदर इंगित कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि B क्रॉस A का क्या होगा। तो यहाँ पर जो परिमाण है वो समान ही रहेगा, यानी कि A क्रॉस B का परिमाण और B क्रॉस A का परिमाण वो समान रहेंगे, क्योंकि दोनों में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, पहले में A क्रॉस B में क्या हो रहा है, A का परिमाण गुना B का परिमाण गुना साइन थीटा है, और B क्रॉस A में क्या है, B का परिमाण गुना A का परिमाण गुना साइन थीटा है। तो यहाँ पर ये जो A का परिमाण गुना B का परिमाण है या B का परिमाण गुना A का परिमाण है, वहाँ पर जो ऑर्डर है वो जिस क्रम में उन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, वो मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर भी पिछले स्थिति के हिसाब से ही जो परिमाण आएगा वो 25 ही आएगा, और जो मात्रक है वे भी वही रहेंगे। और फिर हम इसे एक एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर n से गुणा करेंगे। जो बदल रहा है वो है n कैप यानी कि जो दिशा है। अब जो n होता है वो a और b दोनों के लंबवत होना चाहिए। अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ बन सकती है। तो अगर ये लंबवत है तो ये या तो स्क्रीन के अंदर इंगित होगा या फिर ये स्क्रीन के बाहर इंगित होगा। तो इनमें से ये कौन सा है? तो हमें फिर से अपने दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करके इसे निकालना होगा। तो हमारे दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली है वो B की दिशा को निर्दिष्ट करेगी और मध्यमा उंगली A की दिशा को निर्दिष्ट करेगी। तो ये हमारी तर्जनी उंगली, ये मध्यमा उंगली। अब जो अंगूठा है, अंगूठा सदिश गुणनफल की दिशा को इंगित करेगा। तो A क्रॉस B में हम तर्जनी उंगली से A को दर्शा रहे थे और मध्यमा उंगली से B को दर्शा रहे थे, और वैसे ही फिर हम B क्रॉस A में क्या करेंगे, इसमें हम तर्जनी उंगली से B को दर्शाएंगे और मध्यमा उंगली से A को दर्शाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला सदिश होता है उसे हम तर्जनी उंगली से दर्शाते इंगित करते हैं, और जो दूसरा सदिश होता है उसे हम मध्यमा उंगली से इंगित करते हैं, और जो अंगूठा है वो सदिश गुणनफल की दिशा को दर्शाएगा। तो इस उदाहरण में सदिश गुणनफल की दिशा ऊपर की ओर है। और वैसे आप अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से भी स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं कि आपकी जो मध्यमा उंगली हो वो स्क्रीन के ऊपर इंगित करे, आपकी जो तर्जनी उंगली हो वो स्क्रीन के दाईं ओर इंगित करे, तो आपका जो अंगूठा होगा वो स्क्रीन के बाहर की ओर इंगित कर रहा होगा। तो इसे हम एक वृत्त के अंदर एक बिंदु से दर्शाते थे। तो अब आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि जो A क्रॉस B है और जो B क्रॉस A है उन दोनों की दिशाएं जो है वो एकदम विपरीत है। तो यहाँ पर मान तो समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन जो दिशाएं हैं वे पलट जाती है, एकदम विपरीत हो जाती है। तो इसी कारण से हमें दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये ऊपर होगा, नीचे होगा, या स्क्रीन के अंदर होगा, स्क्रीन के बाहर होगा। उसके लिए हमें अपने दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करना होगा, जो हमें सही उत्तर दे देगा। चलिए सदिश गुणनफल के बारे में और सहज ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वैसे सदिश गुणनफल का सहज ज्ञान प्राप्त करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम आम जिंदगी में इसे सीधे तौर पर नहीं देखते। अब जैसे यांत्रिकी होता है, तो यांत्रिकी के जो नियम होते हैं उनका सहज ज्ञान प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आप उन्हें अपने आम जिंदगी में रोज ही देख रहे होते हैं। जैसे कोई गिरता हुआ ऑब्जेक्ट देखते हैं या आप किसी वाहन को चलते हुए देखते हैं, तो वो आपको फिर भी आसानी से समझ में आ सकता है। लेकिन जो सदिश गुणनफल होता है वो कहाँ अधिक उपयोग होता है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, गतिमान होता है, तो वहां पर आपको सदिश गुणनफल का उपयोग करना होगा। तो ये आम जिंदगी में आप नहीं देखेंगे, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा और सहज ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो समीकरण है इसमें एक साइन थीटा आता है। तो अब ये समझते हैं कि ये जो साइन थीटा है इसका क्या मतलब होता है। तो एक प्रश्न जो उठता है वो ये है कि यहाँ पर सदिश गुणनफल के समीकरण में ये साइन थीटा क्या कर रहा है। क्या हम केवल A और B के परिमाण का उपयोग करके उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परिमाण के लिए A और B है और दिशा के लिए n कैप है। यहाँ पर साइन थीटा की क्या आवश्यकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए कुछ सदिश फिर से यहाँ बना देते हैं। अब मान लीजिए कि ये A सदिश है और ये B सदिश है। वैसे ऐसा आवश्यक नहीं है कि A सदिश हमेशा ही B से लंबा हो या B सदिश हमेशा ही A से लंबा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम थोड़ा साइन थीटा के बारे में सोचते हैं।
तो देखिए आप ये जो a क्रॉस b का जो ये समीकरण है जिसमें a b साइन थीटा ये सभी आ रहे हैं, तो आप इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तरीका है आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, a का परिमाण गुणा साइन थीटा गुणा b का परिमाण गुणा n कैप, या फिर आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, a का परिमाण गुणा b का परिमाण गुणा साइन थीटा गुणा n कैप। और ये दोनों ही जो स्थितियां है, दोनों ही जो लिखने के तरीके हैं ये समान है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। आपका जो अंतिम उत्तर आएगा वो समान ही आएगा। तो चलिए पहले a का परिमाण गुणा साइन थीटा गुणा b का परिमाण जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस के बराबर। तो लंब बटा कर्ण हम यहाँ लिख देते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर a सदिश से b सदिश पर एक लंब बना देते हैं। तो इस प्रकार का ये लंब यहाँ से a सदिश से b सदिश के ऊपर जाएगा। तो ये जो है ये लंब भुजा है। तो जो a साइन थीटा है वो क्या होगा? तो देखिए उसे निकालने के लिए साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, और कर्ण यहाँ पर क्या है? a का परिमाण। तो यहाँ पर a का परिमाण गुणा साइन थीटा क्या हो गया? लंब के बराबर। तो a साइन थीटा केवल इस लंब का परिमाण है। हम इसे समझने का एक और तरीका देखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सदिश को कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका परिमाण और इसकी दिशा जो है वो सही हो। तो मान लीजिए आप लंब सदिश को इधर ना बनाकर अब यहाँ पर बना देते हैं। तो अब आप इस लंब सदिश को कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो लंब सदिश है ये a सदिश का एक अवयव है, क्योंकि हमें पता है कि जो सदिश होते हैं हम उन्हें उनके अवयवों में तोड़ सकते हैं। एक होता है क्षैतिज अवयव और एक होता है ऊर्ध्वाधर अवयव। तो आप इस लंब सदिश को a सदिश का एक अवयव मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर a के दो अवयव है, a का एक अवयव b सदिश के लंबवत है और a का एक अवयव b सदिश के समानांतर है। a साइन थीटा वो अवयव है जो b सदिश के लंबवत होगा। तो हमें सदिश गुणनफल में यहाँ पर a का वो अवयव लेना है जो b के लंबवत होगा। और वैसे इसके कई और अनुप्रयोग भी है, जैसे कि बल आघूर्ण के मामले में। इसके अलावा हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्रों में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों अनुप्रयोगों में ये महत्वपूर्ण है कि हम सदिश के उन अवयवों का पता लगाएं जो या तो किसी बल या फिर विचाराधीन त्रिज्या के लंबवत हो, और इसी कारण से हम साइन थीटा का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। वैसे आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, आप इसे a गुणा b साइन थीटा भी सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा a गुणा b का वो अवयव जो a के लंबवत हो। तो अगर ये a है और ये b है तो b का ये वाला जो अवयव है वो a के लंबवत है, तो b साइन थीटा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये a के लंबवत होगा। और फिर आप त्रिकोणमिति का उपयोग करके ये फिर से देख सकते हैं कि जो ये सदिश है इसका परिमाण b साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक सदिश को दूसरे सदिश के उस अवयव से गुणा करें जो उसके लंबवत हो, ताकि जो तीसरा सदिश आए वो भी दोनों के लंबवत हो। और फिर जिन लोगों ने सदिश गुणनफल का आविष्कार किया उन्होंने ये नोटिस किया कि ये अभी भी अस्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर लंबवत होने की दो दिशाएं हो सकती है, एक अंदर एक बाहर। तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि कौन सी दिशा लेनी है? तो यहीं पर फिर हमने दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करना शुरू किया। तो हमने ये परंपरा स्थापित कर दी कि अगर आपको दिशा देखनी है तो आपको दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करना होगा। तो आप इसे एक बंदूक की तरह सोच सकते हैं। जब आप एक बंदूक को ऐसे अपने हाथों से बनाते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आप अपनी तर्जनी उंगली, आप मध्यमा उंगली और जो आपका अंगूठा है उन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रख रहे हैं, और इसी तरह से आप सदिश की दिशा को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप अगले वीडियोस को भी देखिएगा जिनमें हम सदिश गुणनफल के बारे में और अधिक बात करेंगे।